Welcome students once again on my YouTube channel. In previous video we have discussed about the respiration. What is respiration? Types of respiration, and we have studied about the aerobic and anaerobic modes of respiration and what are the differences between aerobic and anaerobic respiration. These topics are covered in the previous videos. Now in this video I am going to discuss about the respiration in lower organisms and also will discuss about the human respiratory system. ठीक है, तो फर्स्ट विल सी रेस्पिरेशन इन द लोअर ऑर्गेनिज्म्स, यानी जो छोटे जीव हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो छोटे जीवों में आपको अगर क्लासिफिकेशन पढ़े हैं क्लास 9th में, तो क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनिमल्स में डिफरेंट फाइलम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा. These are the phylums in which the organisms are divided. The lower phylums contains the lower organisms which have not in a very developed manner. So let us see in the respiration in the protozoans, poriferans and coelentrates. So first we will see respiration in protozoa, porifera and coelentrata. So these phylum contains underdeveloped organisms, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म इनमें होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एंड एक्वेटिक, एक कोशिकीय होते हैं और जलीय होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम पोरीफेरा को देखें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं बट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्वेटिक। ठीक है, अगर हम सिलेंट्रेटा को देखते हैं तो सिलेंट्रेटा क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर तो होते हैं, मल्टी सेलुलर बट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्वेटिक। तो अब यहां पर ध्यान दें कि ये सभी जीव कैसे होते हैं, एक्वेटिक यानी ये सभी जीव जल में निवास करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर मीन्स द होल बॉडी कंप्राइजेज ऑफ ओनली सिंगल सेल, यानी पूरा शरीर जो होता है वो केवल एक कोशिका का बना होता है। पोरीफेरा में मल्टी सेलुलर बट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, यानी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू नहीं फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो भी फंक्शंस होते हैं वो केवल सेल में होते हैं, और ये भी कैसे है, एक्वेटिक है। सिलेंट्रेटा में अगर देखें तो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल का होता है, मीन्स द सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द टिश्यू, कोशिकाएं मिलकर के संगठित होकर के क्या करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं वो टिश्यू लेवल पर फंक्शन होता है,
और ये भी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अगर तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर इन द पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और सिलेंट्रेटा सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट, यानी कोई सिस्टम तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो जब सिस्टम नहीं होता है तो अब इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसी है। दीज ऑल आर दी एक्वेटिक एनिमल्स, सभी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होती हैं, जलीय होते हैं, जल में निवास करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दे विल टेक ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन द वाटर, यानी जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वही ये क्या करते हैं, श्वसन के लिए लेते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है इनमें रेस्पिरेशन करने के लिए। द बॉडी सरफेस वर्क्स लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो शरीर की सतह होती है वही क्या होता है, इनका रेस्पिरेशन करने का जो होता है वो ऑर्गन की तरह व्यवहार करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम अमीबा लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, और ये किस में है, जल में डूबा रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, O2 जो जल में है वो ये बॉडी सरफेस के द्वारा भीतर प्रवेश करती है, और जो CO2 फॉर्म होती है वो इसी बॉडी सरफेस के द्वारा पानी में छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा बॉडी सरफेस वर्क्स like the respiratory organ. They take oxygen dissolved in the water by diffusion process and expel out CO2 formed in the cellular respiration in the water by the same body surface. So this is the process of respiration in the lower invertebrates. ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेस्पिरेशन इन द हेलमिंथ एंड पैरासाइट्स। हेलमिंथ यानी जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, वर्म्स हैं, उन्हीं को हेलमिंथ्स कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द हेलमिंथ्स आर इंटरनल पैरासाइट्स, मीन्स दे लिव इनसाइड द होस्ट वेयर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज वेरी पुअर, and because of this maximum internal parasites and helminths respire by the process of anaerobic respiration. तो इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो हेलमिंथ या पैरासाइट होते हैं वो किसी जीव के शरीर में निवास करते हैं। जिस जीव के शरीर में निवास करते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो होस्ट के शरीर में जब ये निवास करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी अनाक्सी श्वसन होता है। Anaerobic respiration means respiration process of respiration in absence of oxygen. ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया जो आपके हेलमिंथ और पैरासाइट्स हैं। इसके बाद देखते हैं रेस्पिरेशन इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट का मतलब अकशेरुकी, अकशेरुकी का मतलब कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है वो इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं, यानी उनमें कशेरुकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इन हायर इनवर्टिब्रेट्स वेरियस मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट, कई प्रकार से इनमें रेस्पिरेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, लाइक इन द प्राण। ठीक है,
तो जो जलीय हायर इनवर्टिब्रेट होते हैं, जल में निवास करने वाले अकशेरुकी होते हैं, उनमें किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, जैसे कि प्राण मछली में होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेरिस में देखें तो रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू पैरापोडिया, किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जो स्थल पर निवास करते हैं, उनमें अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो स्थल में निवास करने वाले में जैसे हम देख लेते हैं स्कॉर्पियन। ठीक है। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू आपका। तो इन स्कॉर्पियन रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स, किसके द्वारा होता है? बुक लंग्स के द्वारा होता है। काकरोच हम देख लेते हैं। काकरोच आपको पता है, तिलचट्टा। तो इन काकरोच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रैकिया। ठीक है। तो दीज आर दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन इन द हायर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन बुक लंग के द्वारा होता है। ठीक है। या पूछा जा सकता है कि नेरिस में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो नेरिस में रेस्पिरेशन पैरापोडिया के द्वारा होता है। प्राण में रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स के द्वारा होता है। या काकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है? ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो दीज आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच आर डेवलप्ड इन द हायर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन देखते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी, कशेरुकी यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट कहलाते हैं। मीन्स प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री इन द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। उसी के अंतर्गत हम भी आते हैं, क्योंकि हम में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। अब इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है? तो वर्टिब्रेट्स में जो एक्वेटिक होते हैं, जिसके अंतर्गत फिशेज आती हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। तो फिशेज में कैसे होता है? रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है। गिल्स क्या होती हैं? ये ओपनिंग्स होती हैं दरारनुमा, जिसके द्वारा जो जल होता है जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो शरीर के भीतर प्रवेश करता है और उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, फिर वो पानी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब फिशेज भी दो प्रकार की होती हैं, एक कार्टिलेजिनस होती हैं और एक बोनी होती हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में गिल्स कितने होते हैं? 5 to 7 पेयर्स। और बोनी फिशेज जो होती हैं, यानी जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, उनमें गिल्स कितने होते हैं? 3 to 5 पेयर्स। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद अगर हम टेरेस्ट्रियल देखते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है? लंग्स के द्वारा होता है। जैसे हम लोगों में है, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि गिल्स द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। और जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसको कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। तो यही क्या है? आपके हायर वर्टिब्रेट्स में होते हैं। एक्वेटिक जो होंगे उनमें गिल्स के द्वारा, जैसे फिशेज में होता है। और जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? लंग्स के द्वारा होता है। और जिनमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसको कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ऐसे वर्टिब्रेट्स
जिनमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसको कहा जाता है ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इतने सारे ऑर्गन्स कंप्राइज होकर के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, आफ्टर दैट नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकाई, लंग्स एंड डायाफ्राम। ठीक है, अब ये ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर कैसे स्थित होते हैं उसके लिए पूरा फिगर हम देख लेते हैं। ये हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें ये देखें, ये आपका नॉस्ट्रिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पीछे जो खाली भाग होता है वो आपका नेसल चैम्बर हो गया। उसके बाद पीछे की तरफ फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद ये उभरा हुआ भाग आपका लैरिंग्स होता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके बाद एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है विच इज सराउंडेड बाय कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। तो वो क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज विच फॉर्म्स द ब्रांकाई। ईच ब्रांकाई इंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ देयर साइड। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो गया, लंग्स हो गया। और लंग्स को सपोर्ट करने के लिए नीचे एक मस्कुलर डायफ्राम होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रिल होता है। सबसे पहला ऑर्गन क्या है, नॉस्ट्रिल है। तो नॉस्ट्रिल क्या है, नॉस्ट्रिल इज द आउटर ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Our respiratory system opens outside into the atmosphere with the help of 2 holes which are separated by the septum. तो जो 2 छिद्र होते हैं, यही दोनों छिद्र जिसके द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एटमॉस्फेयर में खुलता है वो क्या कहलाता है, आपका नॉस्ट्रिल कहलाता है। ठीक है, अब इन छिद्रों के भीतर अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाई पड़ता है। वही स्पेस क्या कहलाता है, आपका नेसल चैम्बर कहलाता है। क्या कहलाता है, नेसल चैम्बर कहलाता है। अब नेसल चैम्बर में अगर देखें तो नेसल चैम्बर 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। वो तीनों रीजन कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए कि नेसल चैम्बर में सबसे पहला जो रीजन होता है वह होता है वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रीजन होता है नेसल चैम्बर का वह होता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन। और जो तीसरा रीजन होता है नेसल चैम्बर का वह होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। तो नेसल चैम्बर क्या है, द इनर स्पेस जस्ट बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स विच इज जिगजैग एंड कंप्राइज्ड ऑफ टर्मिनेटर कार्टिलेज। वही क्या होता है, नेसल चैम्बर होता है। अब नेसल चैम्बर में को 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। वेस्टिबुलर रीजन जो सबसे आगे का रीजन होता है, द फोरमोस्ट part of the nasal chamber is known as vestibular region. This region contains hairs. इसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, रोम होते हैं। ठीक है, these hairs helps to prevent the dust particles to enter inside the respiratory tract. ये हेयर क्या करते हैं, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उन धूल मिट्टी के कणों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन मिडिल भाग होता है, नेसल चैम्बर का मिडिल भाग होता है। और रेस्पिरेटरी रीजन में जो इनर सरफेस होती है नेसल चैम्बर की इज कवर्ड बाय
ए थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच सेक्रीट्स म्यूकस। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, वो पानी जैसा द्रव निकालती है। दिस प्रिवेंट्स द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर टू इंटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको दबा लेता है, ठीक है, चिपका लेता है, जिससे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाते। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, वायु को छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द एयर। टेम्परेचर जो एयर का होता है उसको भी मेंटेन करता है। अभी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, एयर का टेम्परेचर अलग होता है। ठंडी के मौसम में एयर ठंडी होती है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है। गर्मी के मौसम में हवा गर्म होती है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल जो होता है वो कम होता है। तो हवा के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर तक लाने का काम इसी रेस्पिरेटरी रीजन में भी होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। तो ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है वो पीछे का भाग होता है, वेयर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द नेसल चैम्बर। जो नेसल चैम्बर की भीतरी दीवार होती है, श्लेष्मिक दीवार होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, यानी जो घ्राण केंद्र होते हैं, सूंघने वाले ग्रंथियां होती हैं, विच आर कनेक्टेड विद द ब्रेन। जो किससे कनेक्टेड होती हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन स्मेल द थिंग्स। इसी के कारण हम क्या होते हैं, वस्तुओं को सूंघ पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तीन रीजन किस में होते हैं, नेसल चैम्बर में होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फेरिंग्स होता है। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वह आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, कीप लाइक स्ट्रक्चर, कीप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया था। तो नेसल कैविटी के पीछे एक कीप जैसी स्पेसियस स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो होता है नोसोफेरिंग्स। पहला पार्ट कौन सा है, नोसोफेरिंग्स होता है। दूसरा पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और तीसरा पार्ट फेरिंग्स का कौन सा होता है, वह होता है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स तीन रीजन्स में डिवाइड होता है, नोसोफेरिंग, ओरोफेरिंग और लैरिंगोफेरिंग। नोसोफेरिंग्स इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग। यह फेरिंग्स के ऊपरी भाग होता है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेसल चैम्बर, जो नेसल चैम्बर से सीधे कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग। फेरिंग का जो निचला भाग होता है वह क्या होता है, ओरोफेरिंग होता है, विच इज कनेक्टेड विद द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी से जुड़ा होता है ओरोफेरिंग्स, नेसल चैम्बर से जुड़ा होता है नोसोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स इट इज कॉमन पैसेज and connected with the esophagus as well as trachea। लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है ये एक कॉमन पैसेज होता है, ये ईसोफेगस से भी जुड़ा होता है और साथ ही साथ जो होता है ये लैरिंग्स यानी ट्रैकिया से भी जुड़ा होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों ओपनिंग जो होती हैं, नोसोफेरिंग और ओरोफेरिंग्स, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। नोसोफेरिंग्स ऊपर होता है और ओरोफेरिंग्स नीचे होता है। तो नोसोफेरिंग्स इज कवर्ड बाय ए मस्कुलर ऑर्गन नोन एज ग्लॉटिस। ये एक मस्कुलर ऑर्गन के द्वारा ढका जाता है जिसको ईपीग्लॉटिस कहा जाता है। एंड द ओपनिंग ऑफ नेसल चैम्बर इनटू फेरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस।
नेसल चैम्बर जहाँ पर फेरिंग्स में खुलता है उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस कहा जाता है। और उसको ढकने के लिए क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं, घाटी ढापक या एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो व्हेन वी swallow food, this epiglottis closes the glottis so that food particles doesn't enters inside the respiratory tract। और ओरोफेरिंक्स जो होता है उसके द्वारा हम सांस भी लेते हैं और भोजन भी करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को खोल देता है, यानी नोसोफेरिंक्स का जो रीजन होता है वो खुल जाता है, तो हवा जो होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट फेरिंग्स के हो गए। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वह है लैरिंग्स। तो अब देखते हैं लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स को। तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंग्स हेल्प्स इन द स्पीकिंग। इट इज ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वेरियस कार्टिलेजेस। इन मेल्स larynx is larger as compared to the females. Before puberty stage, the size of larynx is similar in both males and females, but after puberty, due to sex hormones, in males larynx becomes larger compared to the females. यानी मेल्स में लैरिंग्स जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल्स की अपेक्षा, और इसी के कारण ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों में ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल, यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, तो इट इज कंपोज, इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप जान लीजिए कि लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस के द्वारा ये बना होता है, विच आर अटैच्ड विद द वेरियस लीगामेंट्स, जो ढेर सारे लीगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं। और ड्यू टू वाइब्रेशन विद द हेल्प ऑफ एयर, वाइब्रेशन इन द कार्टिलेजेस, द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड एंड आल्सो हेल्प्स इन द स्पीकिंग। तो ढेर सारे कार्टिलेज से, लगभग 9 प्रकार के कार्टिलेज, इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में, जो कि लीगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसमें एक थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है जो वॉइस प्रोडक्शन में काम करती है। जब एयर हम फोर्सफुल स्पीकिंग के लिए फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं तो कार्टिलेजेस में कंपन होता है और उसी कंपन के कारण वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये लैरिंग्स हो गया। इसके बाद अगला पोर्शन देखते हैं, जो 5वां पोर्शन है वह है ट्रैकिया। ठीक है, क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, यह आपका श्वास नलिका होती है। क्या होती है, श्वास नलिका होती है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया होता है और इसका डायमीटर कितना होता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इट इज सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस के रिंग के द्वारा सराउंडेड होता है, जो ट्रैकिया को एयर की एब्सेंस में चिपकने नहीं देते हैं। ठीक है, और अगर कोई बाहरी प्रेशर पड़ता है तब भी ट्रैकिया को ये सुरक्षित रखते हैं, जिससे सांस बराबर हम लेते रहें। ठीक है,
तो ट्रैकिया इंटर्स इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, और 2 भाग में डिवाइड होती है, वो दोनों भाग क्या कहलाते हैं? ब्रांकाई कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो छठवां इंपॉर्टेंट भाग है वो क्या है? ब्रांकाई है। ईच ब्रांकाई इंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड। अपनी तरफ के लंग में ब्रांकाई क्या होती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर। लंग्स आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बींग्स which helps in the respiration, also in the gaseous exchange। तो one pair lungs are present in the thoracic cavity and surrounded by 12 pairs of ribs। In the posterior region, lungs are supported by muscular diaphragm। तो मनुष्य में जो फेफड़े हैं वो एक जोड़ी होते हैं। कहाँ पे होते हैं? थोरेसिक कैविटी में होते हैं, यानी वक्ष गुहा में होते हैं, और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? श्वसन में गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो गैसियस एक्सचेंज में मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये थोरेसिक कैविटी में रिब्स यानी पसलियों के द्वारा घिरे होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगर हम इनका आउटर स्ट्रक्चर देखें तो लंग्स आर कवर्ड बाई a bilayered membrane known as pulmonary membrane। This membrane is filled up with the pulmonary fluid which protects the lungs from the friction। तो अगर हम बाह्य संरचना लंग की देखें, फेफड़े की देखें, तो फेफड़ा बाहर की तरफ एक द्विस्तरीय झिल्ली के द्वारा ढका होता है, और उस झिल्ली में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? पल्मोनरी फ्लूइड कहते हैं। दिस पल्मोनरी फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम द फ्रिक्शन। घर्षण से लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, if we see lungs, the right lung is divided into 3 lobes। जो दाहिना फेफड़ा होता है वो 3 लोब्स में बटा होता है with the help of median fissure। जबकि बायां फेफड़ा जो होता है इस बाइलोब केवल 2 भागों में बटा होता है। Right lung is slightly larger as compared to the left lung। बाएं फेफड़े की तुलना में जो दाहिना फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। Our heart is situated slightly at the left side of our thoracic cavity। thoracic cavity की बाईं तरफ थोड़ा सा हार्ट होता है। So to provide the space for the heart, the left lung is smaller as compared to the right lung। ठीक है, बाएं फेफड़ा छोटा होता है दाहिने फेफड़े की अपेक्षा। दाहिना फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। If we see the internal structure of the lung, तो यहां पर ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, तो ब्रांकाई में। दिस ब्रांकाई इंटर्स इनटू द लंग्स। ये ब्रांकाई लंग्स में इंटर करती है। और उसके बाद क्या होता है कि दिस ब्रांकाई गेट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेज
फॉर्मिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांकियोल्स। ये जो ब्रांकाई होती है वो ढेर सारी ब्रांचेज में बढ़ जाती है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांकियोल्स का फॉर्मेशन करती है। एट द टिप ऑफ दीज ब्रांकियोल्स a balloon like or leaf like structure is present which is known as alveoli or air sac। ठीक है, तो जब ये ब्रांकाई इंटर करती है तो ढेर सारी ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, इन ब्रांचेज में बढ़ जाता है। इन ब्रांचेज को क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रांकियोल्स कहते हैं। ठीक है, और इन ब्रांकियोल्स के टिप पर ये देखिए, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं? एल्वियोलाई या एयर सैक कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं कि केवल सिंगल सेल लेयर्ड होते हैं, एक कोशिका की झिल्ली के द्वारा बने होते हैं। एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन बिटवीन द रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन द ब्रीदिंग। जो रिब्स होते हैं उनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो सांस लेने में सहायता करती हैं। डायाफ्राम आल्सो हेल्प्स इन द ब्रीदिंग। डायाफ्राम भी सांस लेने में सहायता करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है जिससे फेफड़े का स्पेस बढ़ जाता है और सांस भीतर चली जाती है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है जिसपे जो फेफड़ा होता है वो कंप्रेस होता है और सांस बाहर की तरफ निकलती है। ठीक उसी तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स जो भी होती हैं वो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं जिससे हम आसानी से सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, ब्रीदिंग किस तरीके से हम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है फेफड़े के भीतर, और उसके बाद फिर तब हम सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे इन विच वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। थैंक यू वेरी मच।